हमने जब कवर किया वो है ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स और मेल एंड फीमेल गोनाडो हार्मोन्स। जो हमारे टॉपिक्स रह गए वो है ये थायराइड हार्मोन, कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है, और हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास। आज ये वाला शुरू करते हैं। थायराइड हार्मोन्स में हम देखेंगे ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ थायराइड हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, ट्रांसपोर्ट and activity of T3, T4 thyroid hormones, regulation of thyroid hormone production and secretion, actions of thyroid hormone, and then in the end disorders hyper and hypothyroidism. एनाटॉमी में आपने ये देखा हुआ इसका स्ट्रक्चर सारा, जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू। ये इसका आपके पास कैडावेरिक पिक्चर है, हायोइड बोन है, क्रेकोथायराइड लिगामेंट है, थायराइड कार्टिलेज है, फिर कार्टिलेज है, उसके बाद ये आपका थायराइड ग्लैंड आ जाता है। थायराइड ग्लैंड की ये पैरामिडल लोब है, ठीक है, ये पैरामिडल लोब है थायराइड ग्लैंड की। उसके नीचे ये आपका इस्थमस है, ये एक लेफ्ट लोब है, ये एक राइट लोब है। देखिए ये पैरामिडल लोब है, ये उसके नीचे इस्थमस है, ये एक लेफ्ट लोब है और ये एक राइट लोब है। इसकी ट्रेकिया के ऊपर होता है ये थायराइड ग्लैंड। हिस्टोलॉजी में इसके पॉइंट्स जो है वो contains numerous follicles composed of epithelial follicle cells and colloid cells and colloid. Between follicles are clear parafollicular cells which produce calcitonin. ये हम बाद में देखेंगे, कैल्सिटोनिन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। यानी कि हमारे पास फॉलिकल सेल्स हैं और उसके दरम्यान कॉलाइड है। फॉलिकल्स के बीच में पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। ये देखिए, ये एक थायराइड फॉलिकल दिखाया हुआ आपको, राइट। इस फॉलिकल के बीच में फॉलिकुलर सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। ये सारे फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। ये वो सेल्स हैं जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं। ये बीच में ये सारा जो क्लियर एरिया है, ठीक है, ये कोलाइड है। थायराइड फॉलिकल है, ये भी एक फॉलिकल है, ये बीच में फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये कोलाइड है, ठीक है। ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, और जी दो थायराइड हार्मोन्स के दो बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन्स हैं,
tetraiodothyronine or triiodothyronine. T3 and T4, tri 3, tetra 4, T3 and T4. Both of them are derived from the modification of amino acid tyrosine. तो फिर ये क्या हुआ थायराइड हार्मोन्स? अमाइन हार्मोन्स, अमाइन डेरिवेटिव, जिस तरह हमने लास्ट पढ़े थे कैटेकोलामीन्स, वो भी अमाइन हार्मोन्स थे, टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव होते थे, ये भी टायरोसिन अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं। ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये देख सकते हैं आप, वही टायरोसिन मॉलिक्यूल है। इन केस ऑफ कैटेकोलामीन्स क्या बना था हमारे पास, मैं सिर्फ रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉर एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन से और नॉन एड्रेनालिन से एड्रेनालिन। यहाँ पे आपके पास टायरोसिन से ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन बनता है। टेट्राआयोडोथायरोनिन जो है उसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं। 4 आयोडीन होते हैं, 1 2 3 और 4। ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 जो है उसमें 1 2 और 3 आयोडीन होते हैं। T3 और T4 के डिफरेंसेस देख लें कुछ। थायराइड में से तकरीबन 80 मिलीग्राम ऑफ T4 सिक्रीट होता है पर डे, और ओनली 5 मिलीग्राम ऑफ T3 सिक्रीट होता है पर डे। ये T3 है ना, it has much greater biological activity as compared to the T4, more than 10 times. That is why it is secreted in such low quantity in the body. An initial 25 microgram of T3 is produced by the peripheral monodeiodination of T4. होता क्या है कि बॉडी में T3 और T4 दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको इनकी वैल्यूज भी बताई गई है कि ये जो है आपके पास T4 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है अबाउट 80 माइक्रोग्राम पर डे, और T3 जो है वो अबाउट 5 माइक्रोग्राम पर डे। ये तो जो सिक्रीशन हो गई ना T3। अब ये T4 सिक्रीट होता है 80 माइक्रोग्राम। ये जब पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द बॉडी, पेरिफेरल सर्कुलेशन में जाता है, तो वहां पे इसकी फिर डीआयोडिनेशन होती है T4 की, मोनो डीआयोडिनेशन, एक आयोडीन उतरता है तो वो भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है। सो अबाउट 25 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ T3 इज प्रोड्यूस इन दैट वे एज वेल। 5 तो वैसे प्रोड्यूस हो रहा था, 25 वैसे T4 से प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये थायराइड ग्लैंड है, उससे T3 भी निकल रहा है, T4 भी निकल रहा है। ठीक है, T3 तो है ही है, T4 जो निकल रहा है वो भी T3 में कन्वर्ट हो रहा है जी। तो मोर और लेस अबाउट 30 माइक्रोग्राम पर डे T3 आपकी बॉडी में अवेलेबल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन इन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। Thyroid hormones are unique biological molecules in that they incorporate iodine in their structure. इसके अलावा कोई हार्मोन जो है वो आयोडीन नहीं पकड़ता। इसके लिए adequate iodine intake
diet and water is required for normal thyroid hormone production. Major sources of iodine are iodized salt, iodinated bread, and dairy products. And minimum requirement is 75 microgram per day. आयोडीन की मेटाबॉलिज्म थोड़ी सी देख लेते हैं। जीआईटी ट्रैक्ट में आयोडीन एब्जॉर्ब होती है और फिर थायराइड ग्लैंड तक ले जाई जाती है। जो एब्जॉर्ब होती है वो या तो थायराइड ग्लैंड तक जाती है या फिर वो किडनीज के जरिए रिमूव हो जाती है। Transport of iodine into follicular cell is dependent upon a sodium iodine co-transport system. Follicular cells देखे ना अभी पीछे हिस्टोलॉजी के अंदर, हिस्टोलॉजी पिक्चर के, वहां तक आयोडीन पहुंचने के लिए आपको सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। The iodine that is taken up by the thyroid gland is oxidized by peroxide in the lumen of the follicle. ठीक है, फॉलिकल में पहुंच के पेरोक्साइड की मदद से वो ऑक्सीडाइज होता है, and the oxidized iodine can then be used in the production of thyroid hormone. So first of all absorb होके उसकी दो फेट से या तो वो थायराइड ग्लैंड तक ले जाए जाते हैं या किडनी से एक्सक्रीट करवा दिया जाता है आयोडीन। थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है तो फॉलिकुलर सेल्स में पहुंचने के लिए उसको सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक है, वहां पे पहुंच के क्या होता है, ये जो है आयोडीन ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है, इन द ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल, और लास्टली जब ऑक्सीडाइज हो जाती है तो फिर ये यूज होती है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेशन और यूटिलाइजेशन फॉर द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। Alright, steps in the production of T3 and T4. The first step, production of thyroglobulin. Thyroglobulin. The follicle cells of the thyroid produce thyroglobulin. Thyroglobulin is a glycoprotein. It is released into the colloidal space where its tyrosine residues are iodinated by iodine. The result is monoiodotyrosine and diiodotyrosine. ठीक है जी। थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस हुआ फॉलिकल सेल से, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, वो मौजूद होती है कोलाइडल स्पेस में, वहां पे टायरोसिन की आयोडिनेशन होती है, जो थायरोग्लोबुलिन की टायरोसिन है उसके अंदर आयोडिनेशन होती है और आयोडिनेशन से बनते हैं मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन। जी थोड़ी ओरिएंटेशन लेते हैं। ये एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस है, ये फॉलिकुलर सेल्स है और ये हमारे पास नीचे कोलाइडल स्पेस है। ये आप देख रहे हैं सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट आप लोगों को बताई थी। ऑलराइट, और ये आयोडीन आप देखते हैं कि ये फॉलिकुलर सेल्स में आती है, यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स के बाद जब कोलाइड में आती है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है,
ये ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन, इतना सा काम तो पहले भी बताया था। अपन देख रहे थे ये फॉलिकल सेल्स हैं, इनमें बनती है थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन। ये आप देख सकते हैं इसमें जीन्स होते हैं। बेसिकली ये जीन यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या आपको कि ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये वाला फिनोमेना है कि आपके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबिन है। थायरोग्लोबिन देन फॉलिकल सेल से एक्सक्रीट होके आती है कोलाइडल स्पेस में। तो कोलाइडल स्पेस में थायरोग्लोबुलिन और ये जो ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन है, ये दोनों मिलते हैं जिसको आयोडीनेशन कहते हैं। और हमारे पास बनता है मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। ठीक हो गया जी? तो क्वेश्चन यहाँ तक किसी किस्म का? Any questions up till now? Gee, anybody else? Any questions up till now? तो पढ़े सारे क्या बाकी? Any questions up till now? आए जी, सेकंड स्टेप में देख लेते हैं। Production of thyroid hormone from iodinated thyroglobulin. The iodinated tyrosine residues on the thyroglobulin are modified and joined to form T3 and T4, still attached to the thyroglobulin molecule. The iodinated tyrosine residues on the thyroglobulin. इसका मतलब ये कि थायरोग्लोबिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, उसके ऊपर आयोडीन के टायरोसिन के साथ आयोडीनेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज, टायरोसिन और आयोडीन के रेजिड्यूज होंगे। ठीक है? On the thyroglobulin are modified and joined to form T3 and T4 और वो रेजिड्यूज आपस में जुड़ेंगे, यानी कि वो जो MIT और जो वो DIT बने थे ये आपस में जुड़ेंगे। MIT और DIT जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? T3, एक आयोडीन और दो आयोडीन T3। अगर DIT और DIT जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? T4। अगर MIT और MIT जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? फिर वो DIT बनेगा। इस तरह करके ना कॉम्बिनेशन होते हैं।
Utilization of thyroglobulin to secrete thyroid hormone. In order to secrete T3 and T4, the thyroglobulin in the colloid space is internalized by endocytosis back into the follicular cells. जो colloid है वो follicle cells के अंदर एंडोसाइटोस कर ली जाती है in order to secrete T3 and T4. This internalized vesicle joins with the lysosome, whose enzyme cause cleavage of T3 and T4 from thyroglobulin. ये वेसिकल बनता है एंडोसाइटोज होने के बाद वो लाइसोसोम के साथ ज्वाइन किया जाता है, ठीक है ना, और उसमें एंजाइम्स होते हैं जो T3 और T4 को अलग करवा देते हैं थायरोग्लोबुलिन से. Some T4 is converted to T3 at this point. T3 and T4 are then released into the extracellular space by diffusion. Only a minute amount of thyroglobulin are released into the circulation. Thyroglobulin stays in the follicles in the thyroid gland. Again, orientation में extracellular space, colloidal space, ये thyroglobulin बना, इसकी एंडोसाइटोसिस होगी. एंडोसाइटोसिस फॉलिकल सेल्स के अंदर लाइसोसोम आके अटैच होगा, इसकी ब्रेकडाउन होनी शुरू होगी. T3 and T4 अलग होंगे थायरोग्लोबुलिन से और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में वाया डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे. ठीक है, मैं फिर बताता हूँ. कोलाइडल स्पेस में थायरोग्लोबुलिन थी, T3 और T4 अटैच हुए थे. ये सारे का सारा कोलाइडल स्पेस तो जो है सारे का सारा एंडोसाइटोस होगा और ये जाएगा फॉलिकल सेल्स में. ये जब फॉलिकल सेल्स में पहुंच जाएगा वहां पे ये लाइसोसोम इसके साथ अटैच होंगे. इसमें एंजाइम्स डालेंगे इस कोलाइड ड्रॉपलेट के अंदर, ठीक है, एंजाइम्स डालेंगे जिसकी वजह से थायरोग्लोबुलिन से T3 और T4 अलग हो जाएगी. प्लस यहाँ पे कुछ T4 T3 में भी कन्वर्ट होती है और फिर ये एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. एक और डिपिक्शन देखिए इसकी. Number 1, follicular cells synthesize enzymes and thyroglobulin for colloid. ये देखिए, एंजाइम्स और थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज किए जाते हैं. Iodine is co-transported into cell with sodium and transported into the colloid. Iodine is co-transported with sodium into the cells. Co-transport होती है. Number 3 पे आप देख सकते हैं, enzymes add iodine into thyroglobulin to make T3 and T4. ये जो आयोडीन आती है यहाँ से को ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, ये जब कोलाइड तक पहुंचती है तो वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और फिर ये थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होकर T3 और T4 बनाती है. Enzymes and iodine, enzymes add iodine to thyroglobulin to make T3 and T4. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन इज टेकन बैक इनटू द सेल्स. जो थायरोग्लोबुलिन है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल एंडोसाइटोज होकर दोबारा चली जाती है फॉलिकुलर सेल्स के. ये देखिए, ये दोबारा एक ना कोलाइड ड्रॉपलेट बन के फॉलिकुलर सेल्स के अंदर चला गया. नेक्स्ट स्टेप में इंट्रासेलुलर एंजाइम सेपरेट T3 एंड T4 फ्रॉम द प्रोटीन्स. यहाँ पे आके जब ये कोलाइड ड्रॉपलेट बन जाता है तो यहाँ पे आपके पास लाइसोसोम्स ऐड होते हैं इसमें,
जो क्या लेके आते हैं, क्लीवेज एंजाइम्स। क्लीवेज एंजाइम्स लेके आते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके T3 और T4 को थायरोग्लोबुलिन से अलग कर देते हैं। वो T3 और T4 फिर सिक्रीट आउट हो जाता है सर्कुलेशन। ठीक है जी। एक दफा दोबारा देख लीजिए। थायरोग्लोबुलिन प्रोड्यूस हुई, आयोडीन और सोडियम को ट्रांसपोर्ट के लिहाज से आयोडीन अंदर आई, आयोडीन goes through the parafollicular cells, goes to the colloid, becomes oxidative, becomes oxidized, and then gets attached to the thyroglobulin. अटैच होकर ये T3 और T4 बनाना शुरू कर देती है। ये T3 और T4 ग्लोबुलिन के साथ अटैच हुआ हुआ आपको एंडोसाइटोज होता है, और आपके सेल के अंदर, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक कोलाइड ड्रॉपलेट की सूरत में आना शुरू होता है। वहां पे लाइसोसोमल एंजाइम्स इसके साथ एक्ट करते हैं और ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं थायरोग्लोबुलिन में, और T3 और T4 जो है वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है। The major advantage of this system is that the thyroid gland is capable of storing many weeks worth of thyroid hormone coupled to the thyroglobulin. Even if no iodine is available for this period, thyroid hormone secretion will be maintained. तैयार पड़े होते हैं वो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ ना, T3 T4 लगे हुए तैयार पड़े होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं हुए होते। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है वैसे वैसे ये ब्रेक डाउन होते रहते हैं। ब्रेक डाउन होते रहते हैं और सिक्रीशन थायराइड हार्मोन की चलती रहती है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयोडीन। ऑलराइट, conversion of T4 to T3. इफेक्ट आपको पहले भी बताया था, T3 has much greater biological activity than T4. Quite a large amount of T4, about 25% of the T4 is converted to T3 in peripheral tissue. ये दोनों बातें पहले भी लिख चुके हैं, आप देख चुके हैं। This conversion takes place mainly in liver and kidneys. The T3 formed is then released into the bloodstream. ये पेरिफेरल टिश्यू के अंदर कह रहे हैं कि जी बार बार ये T4 जो T3 में कन्वर्ट होता है, ये मोस्टली कन्वर्ट होता है लिवर और किडनी में, और वो जो प्रोड्यूस T3 फ्रॉम T4 है द पेरिफेरल टिश्यू, वो फिर ब्लड में रिलीज हो जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स है ना, ये सॉल्युबल नहीं होते ज्यादा वाटर में, ज्यादातर ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। सो ये हाइड्रोफोबिक हैं और लाइपोफिलिक हैं। ठीक है, तो जब भी आप सर्कुलेशन में मिलेंगे ना कहीं पे, तो दे आर एसोसिएटेड विद बाइंडिंग प्रोटीन्स, थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, प्री एल्ब्यूमिन, ट्रांसथायरोटिन और एल्ब्यूमिन, ये तीन जी इसके ना बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन, मेजॉरिटी ऑफ द थायराइड हार्मोन्स को ये वाली बाइंडिंग प्रोटीन ही
कैरी करती है प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन। दूसरे हमारे पास जो कैरिंग प्रोटीन्स हैं वो उनमें प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन आए। A very minute amount, only less than 1% of the thyroid hormone is found free in the circulation. Only free and albumin bound thyroid hormone is biologically available to tissues. ये ना नेचर का एक और फेल सेफ है साथ में। एल्ब्यूमिन या तो फ्री हो या एल्ब्यूमिन कह रहा हूँ, थायराइड हार्मोन्स या तो फ्री हो फ्री फॉर्म में, या फिर आपकी एल्ब्यूमिन बाउंड हो। सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस के अंदर ये टिश्यूज के ऊपर जाके एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो स्टेट्स के अंदर। वो प्री एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो, थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड हो, इन कंडीशंस के अंदर ये जाके एक्ट नहीं कर सकते। नेचर का एक और फेल सेफ है। ठीक है, आज यहाँ पे अब हम एक चीज देख लेते हैं, थायराइड हार्मोन डी आयोडिनेजेस। 3 deiodinases D1, D2, and D3 catalyze the generation and disposal of bioactive thyroid hormones. D1 and D2 bioactivate thyroid hormone by removing a single outer ring iodine atom. D3 inactivates thyroid hormone by removing a single inner ring iodine atom. All family members contain the novel amino acid selenocysteine in their catalytic center. D1 और D2 क्या करते हैं, आउटर रिंग के आयोडीन को रिमूव करते हैं। D3 की कैपेबिलिटी है कि वो इनर रिंग के आयोडीन को रिमूव कर सकती है। ऑल ऑफ दीज आर डीआयोडिनेजेस, ये आयोडीन को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, ये आयोडीन को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। एक दफा दोबारा मैं आप लोगों को दिखा दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि आप लोगों के पर्सपेक्टिव में आ जाए। ये आप लोगों का थायराइड फॉलिकल, ये उसमें आप लोगों के फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये बीच में कोलाइड है। ठीक हो गया जी। ये देखिए, फॉलिकुलर सेल से प्रोड्यूस होने है थायरोग्लोबुलिन, और प्रोड्यूस होके इसने चले जाना है कोलाइड के अंदर। कोलाइड इज ग्लाइकोप्रोटीन फिल्ड विद ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन। कोलाइड में आयोडीन पड़ी होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। आती कहाँ से, एक्सटर्नल सोर्स से आती है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से सोडियम और आयोडीन की को ट्रांसपोर्ट होती है।
आयोडीन आती है आपकी फॉलिकुलर सेल्स में, वहां से ये जाती है कोलाइड में, और कोलाइड में जाके इसकी होती है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन जो है थायरोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, मोनोआयोडोटायरोसिन और डायआयोडोटायरोसिन्स बनाती है। यहाँ पे ये फिनोमेना है कि जब MIT मोनोआयोडोटायरोसिन DIT के साथ अटैच होते हैं, क्या बनाते हैं? T3s। और जब DIT के साथ अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं? T4s। अब ये वहां पे ना थायरोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, उसके साथ T3 भी अटैच होते हैं, T4s भी अटैच होते हैं, ठीक है, रैंडमली T3 T4 अटैच हुए होते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? वो ये MIT और DIT की कॉम्बिनेशन से आते हैं, या DIT और DIT की कॉम्बिनेशन से आते हैं। क्योंकि जब MIT की कॉम्बिनेशन होगी ना, मोनो एडोटायरोसिन की कॉम्बिनेशन होगी, तो वो फिर डायआयोडो ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये जब T3 और T4 ग्लोबुलिन के साथ लगे होंगे तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये एक इतना सा, ये इतना सा जितना ये मैंने हाईलाइट की, ये ना एंडोसाइटोज हो जाएगा, और कोलाइड ड्रॉपलेट की तरह ना आपके आ जाएगा फॉलिकल सेल्स के अंदर। वहां पे ये लाइसोसोम इसके ऊपर एक्ट करेगा, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, क्लीवेज एंजाइम्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन कैसे करेगा कि ये थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल को अलग कर देगा, T3 और T4 को अलग कर देगा, ठीक है। वो जो T3 और T4 अलग होंगे ना, वो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सर्कुलेशन में एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। ये इसकी फाइनल आप लोगों को दिखाई थी, पिक्चर डायग्राम सारा कुछ, ठीक है। जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस बेटा अप टिल नाउ? क्वेश्चंस प्लीज। मैंने एक क्वेश्चन खत्म कर लिया इसका। जी, पहुंचेंगे नॉर्मल रेंजेस पे इंशाल्लाह, परेशान नहीं। मैंने एक क्वेश्चन खत्म किया इनका, स्टेशन का, प्रोडक्शन का। अगला पोर्शन शुरू करना है मैंने रेगुलेशन का और डिजीज का। तो इंशाल्लाह जब डिजीज देखते हैं ना, तो उस वक्त आपको नॉर्मल रेंजेस भी पता चल जाएगी। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ?
Thyroid hormone synthesis and secretion is regulated by two main mechanisms. First is autoregulation mechanism, which reflects the available level of iodine. And the second is regulation by hypothalamus and anterior pituitary. ये तो खैर है ही है मेन फिनोमिना. और ऑटो रेगुलेशन है which reflects the available level of iodine. ऑटो रेगुलेशन को पहले देख लें. ऑटो रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन. The rate of iodine uptake and incorporation into thyroglobulin is influenced by the amount of iodine available. Amount of iodine आती कहाँ से? iodine आती कहाँ से? Iodine आती है extracellular fluid से. Iodine आती है extracellular fluid से. उसके बाद आती है वो follicle cells में. फॉलिकल सेल से वो जाती है कोलाइड में. कोलाइड में जाते ही उसकी वो ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेशन होती है उसकी. ऑक्सीडेशन होने के बाद वो मिलती है थायरोग्लोबुलिन से, और थायरोग्लोबुलिन से मिलकर वो बनाती है T3 और T4. So the rate of iodine uptake and incorporation into thyroglobulin is influenced by the amount of iodine available. जितनी ज्यादा iodine available होगी उतनी ज्यादा थायरोग्लोबुलिन से जाके अटैच होगी. जितनी ज्यादा आयोडीन अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा आयोडीन ऑक्सीडाइज होगी. जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइज होगी उतनी ज्यादा जाके थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच हो सकेगी. अगर आपको याद हो तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. वो जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और वहां से निकालता है थायरोट्रोपिन. इसका दूसरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां से निकलता है T3 और T4 थायराइड हार्मोन. हाइपोथैलेमस से निकलता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. ये जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. ठीक है. और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका दूसरा नाम थायरोट्रोपिन भी है. TSH का दूसरा नाम थायरोट्रोपिन भी है. ये निकलता है पिट्यूटरी से. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां से निकलते हैं थायराइड हार्मोन, और वहां से निकलते हैं थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4. अगर थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो वो जाके नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और TSH की सिक्रीशन कम करता है, और वो इन टर्न जाके हाइपोथैलेमस में नेगेटिव फीडबैक देके TRH की सिक्रीशन को कम करवा देता है. ये आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस से निकल रहा है TRH, वो आता है पिट्यूटरी के ऊपर जहां से निकलता है TSH, वो आता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर जहां से निकलता है T3 एंड T4. ये इसका नेगेटिव फीडबैक T3 एंड T4 का नेगेटिव फीडबैक आपके पिट्यूटरी पे भी जाता है और नेगेटिव फीडबैक आपके हाइपोथैलेमस पे भी जाता है. ठीक है. Now we'll understand the actions of TSH on thyroid. Actions of thyrotropin, thyroid stimulating hormone, or thyroid. TSH acts on follicular cells of thyroid.
ये टीएसएच है ना, थायरोट्रोपिन, ये फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड पे एक्ट करती है। एक्ट करके क्या क्या करती है ये? increases iodine transport into follicular cells, increases production and iodination of thyroglobulin, increases the endocytosis of colloid from lumen into follicular cells। यानी कि आयोडीन का कोलाइड तक पहुंचना, वहां पे उसका थायरोग्लोबिन के साथ जुड़ना, और उसका थायरोग्लोबिन और आयोडीन का जो कॉम्बिनेशन है टी3 टी4 जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसको वापस फॉलिकुलर सेल्स में एंडोसाइटोज होना। ये सब है टीएसएच के अंडर इन्फ्लुएंस। आयोडीन का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से कोलाइड तक पहुंचना, कोलाइड में आयोडीन का थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होना, और वो जो टी3 और टी4 बना देता है वो, और उसके बाद इस सारे फिनोमिना का अपटेक बैक इनटू द फॉलिकुलर सेल्स, ये सब का सब आपके टीएसएच के अंडर इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा, यहाँ से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टीएसएच से ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं अब तक इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, दैट्स मोर देन इनफ। अब ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, पूछिए। किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यू हैव गुड 8 मिनट्स लेफ्ट। वो पंजाबी की कहावत सुनिए, चोरा ना लो पंड काली। हाइपर हाइपोथायराइडिज्म का जब मौका आएगा तब बता देंगे, जब नॉर्मल रेंजेस का मौका आएगा तब बता देंगे। क्या जल्दी है? कल टेस्ट या बहुत जोर का आ गया थायराइड? बेटा इंशाल्लाह हर चीज काम के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, पूरा पूरा टॉपिक है मेरे आगे जो मैंने बताना है आपको। क्या जल्दी पड़ी हुई आपको? जो अब तक पढ़ा है उसके अंदर से कुछ चीज समझ नहीं आई तो उसका क्वेश्चन पूछें प्लीज। जितना आप लोगों ने आज देखा है थायराइड, तो उसमें से क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लो। जी, अब तक जो पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज।
Alright, you got no questions as far as this lecture was concerned. आपके जो भी questions आए हैं वो next lectures के हैं, namely the normal ranges and the hyper and hypothyroidism and goiter. ये मैं of course आपको जब ये topic पढ़ाऊंगा तभी इसको explain करूंगा, उससे पहले नहीं explain करूंगा. As far as this lecture was concerned, I got no questions from you. That is sad, extremely sad. You must have questions. Anyways, this is Dr. Harun Habib signing off. See you day after tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.